हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, जिसके लिए मुझे कई बार कमेंट आए, कई बार मैसेजेस आए, कॉल्स आई। तो इसलिए आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और जो चीज़ें मैं आपको आगे आप वीडियो में देखेंगे, जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, हालांकि हमारा ये पेपर वन से रिलेटेड है, मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं। हमारा जो ये डिस्कशन होने वाला है ये पेपर वन को रिलेटेड है, ठीक है। पेपर वन से एनटीए यूजीसी नेट में आप सभी जानते हैं कि दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। पहले इससे पहले तीन हुआ करते थे, पेपर वन, टू और थ्री, जिसमें से जो लास्ट के टू और थ्री है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ करते थे। और वहीं जो पेपर वन है, पेपर वन हमारा जर्नल पेपर होता था। अब जर्नल पेपर का यहाँ पे कई लोग जो बिगनर्स हैं वो ये समझते हैं कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरीके से जर्नल चीजें आएंगी, जर्नल जो नॉलेज के क्वेश्चन है। नहीं, जर्नल पेपर का मतलब है जर्नल एप्टीट्यूड की चीजें, जिसमें आपको, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ अवॉर्डी बन के अगर आप एज ए रिसर्चर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको होनी चाहिए, जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। आप जिस फील्ड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए योग्य हैं, क्या आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, इनके टेस्ट करने के लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो टीचिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपको टीचिंग करनी है, ऑब्वियस सी बात है आगे जाकर। या फिर अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको ऐसी बात है, आपको रिसर्च का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, आईसीटी। इन सभी का अगर आप गहन सोचेंगे, आप इनके अपने जहन में सोचेंगे इनके बारे में, तो ये जाहिर सी बात है हमारे जो आने वाला हमारा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे हवा में चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमारे काम से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर इन चीजों को नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको वो चीज क्लियर कर देता हूँ आज इस वीडियो में। बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी हवा में बातें नहीं होंगी। आपने इससे पहले काफी सारी वीडियो देखी होंगी, आई एम श्योर, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि पेपर वन से जो रिलेटेड है उसकी तैयारी कैसे करो, ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो, ठीक है, इतने क्वेश्चन है इसमें, उतने क्वेश्चन है, बहुत सारी सुनी होंगी। लेकिन फिर भी आपके जो जहन में है ना, वो स्ट्रांग, आपका जो माइंड सेट है वो नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं पर कुछ ना कुछ चीजें लैक हो रही होती है, कुछ ना कुछ चीजें छूट रही होती हैं। वो चीजें क्या है? क्योंकि वहां चीजों को बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक से उठाया नहीं जाता है। अब बेसिक लेवल से चीजों को उठाने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज मैं करने वाला हूँ आप सभी के लिए क्या, इसमें हम सिलेबस को देखेंगे अच्छे से, सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अगर किसी भी आप एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, तो पहले एग्जाम में कूदने से पहले, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने से पहले, एग्जाम में फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम में अपीयर होने से पहले, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, एग्जाम आपसे क्या चाहता है, इन सभी बातों को समझ लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। जो कट ऑफ्स रहती हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को हम डिस्कस करेंगे और उनसे क्या रिजल्ट निकल करके आते हैं। जनरल अगर आपकी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरीके से कैटेगरी में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अपना टारगेट बना करके चलना चाहिए। टारगेटेड स्टडी हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप टारगेटेड स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है मेरे दोस्तों कि आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में है, ठीक है। और अपने इस भय को निकालो कि जो एनटी यूजीसी नेट है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम पेपर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है, भ्रांति फैली हुई है मार्केट में, ठीक है। कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा फैला देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे क्या चीजें डिमांड की जाती हैं? आपसे इतनी डिमांड की जाती है, बस जो चीजें उन्होंने दी है उनको अच्छे से पढ़ लो, उससे बाहर थोड़ी ना आएगा। ये अगर कोई बात कहता है कि अगर एंटी यूजीसी नेट में कहीं से भी कुछ भी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कोई भी अगर सन सूर्य की रोशनी के छाव में अगर कोई भी चीजें हैं वो सारी यूजीसी नेट में पूछी जाती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है वो क्या पागल थोड़ी ना है जो कुछ भी उठा करके आपको एग्जाम में पूछ लेंगे। आपको सिलेबस दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करके सिलेबस दिया हुआ है। अगर मैं ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, तो एग्जाम्पल भी मैं वहीं से उठाता हूँ। अगर मैं आपको ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दूं, तो आप इंडियन ज्योग्राफी में सपोज कि आप देखें, तो आपसे क्या चीजें पूछी जाती हैं कि पर्टिकुलर जो चोटी है, पर्वत चोटी है, वो कहाँ से कहाँ पर है। अब अगर आपको इतना भी नहीं पता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं सिलेबस में, ऐसा नहीं कि नहीं लिखी हैं, ठीक है। अगर भारतीय मानसून आएगा तो कहाँ कहाँ वर्षा कराएगा, कहाँ कहाँ नहीं कराएगा, आपको इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। अगर आप जेआरएफ लेने जा रहे हैं, जेआरएफ का मतलब है कि 35 से 40 हजार पर मंथ आपको मिलने वाला है, 35 से 40 हजार। और आपको अगर इतनी बेसिक बेसिक नॉलेज नहीं है अपने इंडिया के बारे में,
जबकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में जा रहे हैं, तो आप कैसे करके आप काम करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, आपको कट ऑफ के बारे में हो। अब यहाँ पे आप क्या है, ये चीजें छोड़ देते हैं। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, पेपर उठाएंगे, पेपर को सॉल्व करने लगेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। हमारे देखो, हर कोई अगर पर्सन होता है, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जानो, अपने वीक पॉइंट को थोड़ा सा एवरेज करो। ठीक है, और दोनों को मिला करके एग्जाम में अपियर हो। ठीक है, अब ये कैसे करके होगा, बिल्कुल मैं तथ्यों के साथ आपको बात करूंगा। बहुत रिसर्च करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफी देर लगी है मुझे इसको बनाने में, काफी पहले मैंने सोचा था, काफी पहले मेरे पास मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे। तो मैं तब से इस पे सोच रहा हूँ, कमेंट्स कर एनालाइज कर रहा हूँ किस तरीके से बाकी लोग भी वीडियो इस पे बनाए हैं, लेकिन उनसे किस तरीके से आपको अलग तरीके से समझाना है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तब भी आपको जब समझ में नहीं आया होगा, तब आपने मेरे को कमेंट किया होगा। तो मैं ऐसी क्या अलग चीज आपको बताऊं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, वही चीज मैं आपको इसमें लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। तो इसी चीज पे हम डिस्कस करते हैं, तो चले चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और बने रहिए चैनल में। और आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे हम एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड पेपर वन के जो डिस्कशन है उनको, जैसा ये आज हम पेपर वन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कैसे करके आप पेपर वन को अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे करके आप पेपर वन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारा टारगेट केवल होगा जेआरएफ। हमें केवल जेआरएफ चाहिए, हमें नेट तो चाहिए, नेट तो मिल ही जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है जेआरएफ, हमें जेआरएफ चाहिए। तो किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसी चीज को लेकर के मैं डिस्कशन ये करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर, जहां पर हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। चलिए, तो दोस्तों आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। अब यहाँ पर हम जो है कि सारे तथ्यों को मैंने इकट्ठा किया है कि आप कहाँ पर चीजों को छोड़ देते हैं, कहाँ से आपको शुरू करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल बिगनर लेवल के स्टूडेंट से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक के स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और इसे शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उन तक ये बातें पहुंच सके। क्योंकि सब लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, पेपर वन को अवॉइड करते हैं और पेपर वन हमेशा, पेपर टू हमेशा पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता क्या है कि हम पेपर वन जो है वो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। हमने उसमें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर हमने किया है, उससे पहले का बैकग्राउंड नहीं है, तो भी हमने 5 साल अपना सब्जेक्ट पढ़ा है। और पेपर वन को हम कितना समय देते हैं, केवल 2 महीने 3 महीने। तो क्या आप इसके साथ 2-3 महीने में जस्टिस कर पाएंगे, इस बात पे आपको सोचना होगा। तो चलिए अपने इस डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। साइंटिफिक बिल्कुल हमारा डिस्कशन रहेगा, किस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी वाइज मैंने मैथमेटिकल तरीके से आपके लिए चीजें लेकर के आया हूँ, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें केवल चाहिए जेआरएफ। ठीक है, हमें नेट से मतलब नहीं है, हमें जेआरएफ से मतलब है। नेट तो अपने आप ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हमें किससे मतलब है, हमें जेआरएफ से मतलब है। लेकिन नेट जेआरएफ का या फिर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक अगर आप पढ़ लें, तो आपने ये फील किया होगा, हर एक टॉपिक की क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने मानसून बताया था, तो मानसून पढ़ने से पहले आपको विंड सिस्टम के बारे में, ठीक है, भारत की फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है, भारत का जो उच्चावच है यानी कि उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे ही नेट जेआरएफ की भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेपर वन को डिस्कस करने वाले हैं, तो पेपर वन में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, इससे पहले या फिर पेपर टू में भी, तो आपको क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में हम आपको बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट पहले जेआरएफ पाने के लिए। तो सबसे पहले देखो, आपको जो सिलेबस यूजीसी नेट ने दिया है, सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आप कहोगे कि इसमें नई क्या बात है, ये तो आपको पता है। तो नई बात है, अभी आप जब आप नीचे देखेंगे तो चीजें देखें, मैं आपके साथ सारी चीजें बिल्कुल बहुत रिसर्च करने के बाद सारी चीजें लेकर के आया हूँ। सारी कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो ये एनालिसिस मैंने किया है कि आपको किस, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको कितना परसेंट कर नंबर लाना है, कितने आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप किस किस यूनिट से किस तरीके से उठा सकते हैं। और ये जो डिस्कशन है मैथमेटिकल, जिनकी जो मैथमेटिक्स है वो जिनकी वीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सारा डिस्कशन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। किस यूनिट पे आपको इस तरीके से कमांड बनाओगे, किस तरीके से कौन सी यूनिट को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी जाइएगा मत, बिल्कुल बने रहिए। और इसके खत्म होने तक आपको बहुत अच्छी एक नॉलेज मिलने वाली है, बहुत अच्छी आपकी कमांड होने वाली है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, एक बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लो
कि आप सिलेबस को पूरा किए बिना आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इतना तो आपको करना होगा जितने भी सिलेबस में। और मैं इतना दावा करता हूँ आपको, कोई सा भी आप पेपर उठा के देख लो, कोई सा भी, उसमें सिलेबस से बाहर कभी चीजें नहीं आती। तो सारी चीजें जब आपको बताई गई हैं एनटीए ने, यूजीसी नेट ने, कि यहाँ से कुछ चीजें पूछी जाएंगी, ये चीजें आने वाली है, तो आप प्रिपेयर कर लो। उसमें कोई दिक्कत है क्या? आपके आप समय लो अच्छे से ज्यादा आप समय लो प्रिपेयर करने के लिए। आप एक साल तैयारी करो, 6 महीने, एक साल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मेरा जो यूजीसी नेट का भी बैच चल रहा है, पेड बैच है जो, उसमें मैं आप 3.5 से 4 महीने में, 3.5 से 4 महीने में पूरा बैच कंप्लीट करवा दूंगा। 3.5, मैक्सिमम 4 जाएगा, वैसे 4 जाने वाला नहीं है, मैक्सिमम 3, 3.5 ऐसे करके महीने में रहने वाला है। उसमें मैं जो है कि बाकी जो टाइम है उसमें फिर मैं 1-2 महीने प्रिपरेशन करवाऊंगा किसकी, प्रैक्टिस की। आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को। तो तैयारी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको, पढ़ना आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको तब पढ़ना है जब आप पीएचडी करने जाएंगे, ठीक है। तो पीएचडी करने जब जाएंगे तब एक टॉपिक पर डिस्कशन करना अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितनी सिलेबस में चीजें दी गई हैं, उनको सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ो, उनको बाय हार्ट करो। उनमें कोई भी जो ऐसा नहीं कि आपको आप ढील दे रहे हैं, उनमें कोई भी ढील नहीं चलेगी। आपको अच्छे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो जो चीजें, जो जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ने का मतलब यह है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्या क्या लेवल, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आज आपको क्या है, खाका बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पेपर 1 में प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, सिलेबस अच्छे से पढ़ो। बाकी जो क्वेश्चन है उनको मैं कल या परसों जब भी नया वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, उसमें डिस्कस करूंगा। पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ो, ये रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल आपको सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पेपर 1 को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आपको जेआरएफ चाहिए पेपर 1 में, अगर आपकी कमांड नहीं है, ठीक है, तो आपको पेपर 1 बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप अपना आप देखें, अब अपना जो सब्जेक्ट है आपका, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो मैं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से लेकर के ज्योग्राफी पढ़ता आ रहा हूँ। और तब भी जाकर के मुझे, जब मैं इतने सालों से ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी जाकर के मुझे, जब मैंने नेट की तैयारी करी तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, स्पेसिफिक तरीके मुझे अपनाने पड़े, जबकि मैं इतने सालों से पढ़ते आ रहा हूँ उसी ज्योग्राफी को। तभी मैंने एक जब स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अपनाई, वो किसको लेकर के, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के, कि एग्जाम में ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें छोड़नी है, तब जाके मेरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाया। तो ऐसे ही आप जब पेपर 1 के बारे में भी ऐसी चीजें सोचेंगे, क्योंकि आप पेपर 1 तो आपने कभी पढ़ा नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं पढ़ा, रिसर्च एप्टीट्यूड भी नहीं पढ़ा, कम्युनिकेशन नहीं पढ़े, आईसीटी हम थोड़ा बहुत आजकल रहते हैं उनके टच में, लेकिन पढ़ा नहीं है हमने कभी, एग्जाम के ओरिएंटेड होकर के तैयारी नहीं करी। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपको पेपर 1 को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि पेपर 1 को डेली पढ़ना है, डेली। डेली कम से कम आप बस 2 से ढाई घंटा इतना निकाल लो। कम से कम 2 घंटा भी अगर आप पढ़ते हैं तो 2 घंटा आपके लिए बहुत है, ठीक है। जिस दिन से आपने शुरू करी है तैयारी, तो उस दिन के तैयारी से लेकर के आप कम से कम 2 घंटे तो डेली निकालें इसके लिए। और डेली निकालें, उसमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपने डेली घंटा निकाला, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की जितने क्वेश्चन है, जो गोला टेक्निक मैंने बताई थी, जितने रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उनको गोला कर लें। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो जो चीजें हैं उनको अगर आपने गोला कर लिया है, तो आपके पास सारे क्वेश्चन है। आप जैसे ही फिर अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक में आप क्या देखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरीके से कितने डेप्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। बस मैं आपको अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा एक खाका बता रहा हूँ। अब देखो, एक बात मेरे को बताओ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही जो है पेपर 1 के लिए सक्सेस की है। अगर आप पेपर 1 में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी कमांड नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपने या तो पेपर 1 को आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ो। बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने का मतलब दोस्तों ये है कि हर एक जो यूनिट है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। पेडागोजी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है वो। रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके लिए अलग से बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। जब आप पीएचडी करेंगे तो उसके लिए आप अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जितना अपने पेपर 1 की एक बुक ले लेते हैं, आप अरिहंत की, ट्रूमैन की, ठीक है, या फिर कोई भी केवीएस मदान की, चाहे कोई सी भी बुक आप ले लें, उसे पढ़ के आपको कभी भी कायम नहीं बनने वाला है, ठीक है। वो जो बुक होती है ना पेपर 1 की, वो सारी जो है वो आपको जरा सा नॉलेज देती है कि हाँ इनमें ये चीजें होती है, वो जरा सा नॉलेज, इतनी मेरे बात समझना, जरा सी नॉलेज देती है। तो क्या आप उस जरा सी नॉलेज से आप इतनी सारा जो 10 यूनिट का डाटा है उसको कवर कर सकते हैं? तो नहीं है। तो आप कैसे करके कवर करेंगे? बुक रखो अपने पास में, ऐसी बुक रखो जो हर एक टॉपिक को कवर करती है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसी कौन सी बुक है, मैंने बनाई भी है वैसे।
आप देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के। तो बुक अच्छे से रखो। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, उसमें अगर टॉपिक कवर हो रहा है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या करें, गूगल पे सर्च करें। आजकल तो गूगल है बहुत अच्छा, ठीक है, गूगल है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे एक ही टॉपिक से रिलेटेड। अगर कुछ भी चीज़ आया आपको समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे सर्च करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है डेली की डेली प्रैक्टिस करो, डेली की डेली पढ़ो। दो से अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2.5 घंटे में 2 घंटे अपना थ्योरी पढ़ो, और आधा घंटा जो है 0.5 जो आवर है उसमें आप प्रैक्टिस करो। इस तरीके से अगर आप करेंगे, और इसके अलावा और चीज क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब इतना आपको पता लग गया कि बेसिक चीजें क्या है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स करते ही नहीं, छोड़ देते हैं, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी टारगेटेड स्टडी कितनी है, कितने आपको नंबर लाने हैं, तो आप कैसे करके कर पाओगे। ये 2019 की कट ऑफ है, दिसंबर 2019 की, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2019 की ये कट ऑफ है। अब कट ऑफ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो जब आपके पास कट ऑफ होगी तो आपको इसका मतलब है पता होगा कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कितने क्वेश्चन पे आपका जो है नेट क्लियर होगा और जेआरएफ क्लियर होगा। यहाँ पे हम केवल जेआरएफ को देखेंगे, नेट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी में है, तो जनरल कैटेगरी में जो है, अब मैं 3-4 साल के एनालाइज करके बताऊंगा। जो जून 2019 में कट ऑफ गई थी, सॉरी दिसंबर 2019 में, वो 69.33% गई थी। ये जेआरएफ की है, हम केवल जेआरएफ की कंसीडर करेंगे। नेट तो देखो अपने आप हो जाएगा, है ना, नेट तो अपने आप हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी कितनी, 67%। ओबीएस की, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 66%। एससी की कट ऑफ गई थी 63%। एसटी की कट ऑफ गई थी 59%। इसको याद रखना दे उसको, ठीक है, याद भी नहीं रहेगा तो मैं हूं अभी आपके साथ। ये दिसंबर की है। अभी हम और देखते हैं कट ऑफ। फिर हमें कई सारी कट ऑफ देखने से क्या होगा, हमारा एक जनरल आइडिया बन जाएगा कि हाँ इतने पे हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ये जो कट ऑफ है ये कब की है, ये है जून 2019 की, देखो, ठीक है, ये है जून 2019 की। तो जून 2019 में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कितनी कट ऑफ रही थी, 68%। और यहाँ पर कितनी रही थी, तो 69%, यानी कि 1% का डिफरेंस है। 1% का डिफरेंस है। एससी की कट ऑफ, एस ओबीसी की कितनी गई है, 64%। और यहाँ पर कितनी है ओबीसी की, तो आप देख सकते हैं 66%। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह एससी के आप देखें तो 61%, एसटी की 59%। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ देखो, एनालाइज करो। अब इसका क्या मतलब है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, तो अभी समझ में आएगा। थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाते हैं, ये 2012 या 13 की कट ऑफ है। तो जनरल की गई थी 69%, ओबी की 66%, एससी की 62, एसटी की 60, पीडब्ल्यूडी की 62%। इसका मतलब देखो क्या है, कट ऑफ हमेशा सिमिलर से रहती है। तो मतलब आप 2012 से लेकर अभी तक की रिसेंट जो अभी एग्जाम हुआ है दिसंबर 2019 का, अभी तक आप देखें तो कट ऑफ में कोई भी चेंजेस नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 1-2% का कट ऑफ ऊपर नीचे होगी। आपने अगर उतने टारगेटेड क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन को टारगेट किया है कि मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, और इस बार का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस बात को हम समझ सकते हैं, ऐसा प्रोडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा हम जो है अंदाजा हम लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का एग्जाम का जो लेवल है, कोविड-19 के चलते, अब सभी को पता है अच्छी प्रिपरेशन हो नहीं पाई है सभी की, है ना, बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। अगर बुक्स होगी तभी तो, समय तो बहुत मिला है, जब बुक्स नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, हमें डिलीवर नहीं हो पा रही है, हमें जो शॉप्स हैं उन पे नहीं मिल पा रही, तो ये तो बाकी चीजें सारी सरकार को भी पता है। तो इस बार पेपर का जो लेवल है, हम अज्यूम कर सकते हैं ऐसा, हम अज्यूम कर सकते हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सारी कंडीशंस को देखते हुए ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि पेपर का लेवल इस बार थोड़ा सा कम रहेगा, और कट ऑफ भी इस बार थोड़ा सा कम जाएगी। लेकिन हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, हम जो है मैक्सिमम हम देखेंगे कि मैक्सिमम कट ऑफ जितना भी चले जाए हमारा तो होगा ही होगा, जेआरएफ होगा ही होगा। ये तो है 2012 की। और यहाँ पे अगर हम देखें 2000 दिसंबर 2013 में, तो भी कट ऑफ में आपको कोई बहुत भारी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। 60% पे जेआरएफ हो गया है, 57% पे यहाँ पे जेआरएफ हो गया है, एससी का 55% पे यहाँ पे जेआरएफ हो गया है, और एसटी का यहाँ पर 52% पे जेआरएफ हो गया है। ठीक है, और वहीं अगर हम जून 2013 की बात करें, तो हमारे पास क्या चीजें आती हैं निकल करके, तो हमारे पास चीजें निकल के आती हैं कि देखो 66% पे जेआरएफ होगा अनरिजर्व का। ठीक है, 63% पे ओबीसी का जेआरएफ होगा, एसटी का 60% पे होगा, एसटी का 58% पे होगा, और पीडब्ल्यूडी का 60% पे होगा। अब देखो जेआरएफ का हमें पता लग गया, ठीक है, हमें जेआरएफ का पता लग गया। अब इस कैलकुलेशन का, अब देखो हमने क्या करा,
हमने क्या करा, एनालाइज करा कट ऑफ का, तो हमें एक बेसिक, हम मैक्सिमम पे जाते हैं कि कितना ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी, कितना ज्यादा जा सकती है। तो हमने अंदाजा लगाया कि चलो 70% जनरल पे कट ऑफ चली जाएगी। अभी 70% अगर कट ऑफ चली गई है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस टारगेटेड स्टडी करनी किस तरीके से। अभी ये जो इधर कैलकुलेशन है ना, ये वाली, इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अभी पहले और चीजें मैं आपको जो है बताता हूँ। अभी आप खाका तैयार हो रहा है आपका, धैर्य बनाए रखो, सारी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम चली गई कितना, 70% पे चली गई जनरल की कट ऑफ मान लो, ठीक है। फिर भी हम जेआरएफ लेकर रहेंगे, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ 66% से आज तक नहीं गई है, एक बार 66% गई है, एक बार। इससे कम ही रहती है हमेशा, इससे कम ही रहती है, लेकिन हमने मैक्सिमम को चुना है कि मैक्सिमम जितना चले जाए कट ऑफ हमारा जेआरएफ होके रहेगा। एससी की कट ऑफ 63% से आज तक ऊपर नहीं गई है। दिसंबर 2019 में 63% गई थी मैक्सिमम, इससे ऊपर आज तक कभी नहीं गई है। 60 61 62, 60 61 62 ऐसे रहती है। 63% मैक्सिमम है, तो हम मैक्सिमम को चुनते हैं कि मैक्सिमम कितना जा सकती है। इस बार तो वैसे भी अज्यूम है कि वो थोड़ा सा कम रहने वाली है। एसटी में वहीं अगर हम देखें तो 60% कट ऑफ मैक्सिमम गई है। और ईडब्ल्यूएस का 2 बार एग्जाम हुआ है, जिसमें एक बार 66%, एक बार जो है 58 59 के परसेंट रही है लगभग, जून में 2019 में। और वहीं अगर हम देखें तो दिसंबर 2019 में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गई थी अचानक से, तो वो हो गई कितनी, 67%। लेकिन इस बार फिर से आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप पा सकते हैं इस बार जेआरएफ को। इस बार ही नहीं, किसी बार भी 70% से ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकती ना। इससे ऊपर अगर चली गई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन इधर किया है, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी समझना। इससे पहले देखो एक खाका बन गया कि जनरल वाले जो है वो अपने लिए दिमाग में बैठा लो कि 70% आपको कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी इतना बैठा लो, ठीक है। एससी वाले, एसटी वाले और एडब्ल्यूएस वाले, सबके लिए यहाँ पे कट ऑफ का मायने लिखे हुए हैं कि इतनी चीजें जो है, इतनी कट ऑफ आपको लेकर के आनी है ना। तो इसके बाद आपको क्या चीजें और जो है पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या करो, देखो अब सिलेबस देखो। सिलेबस देखने से क्या फायदा होगा, क्या क्या चीजें आने वाली हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आपको यही चीजें पढ़नी है। टीचिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ो, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ो, लेवल पढ़ो, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सारे अब मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो सिलेबस देखो। मैं सिलेबस डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी करोगे। फिर सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। हर एक टॉपिक जो है इसका, इसको बुक में ढूंढो, इसको यूट्यूब पे ढूंढो, इसको जो है गूगल पे सर्च करो इसके बारे में, हर एक चीज के पहलू के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, है ना। ये चीजें हैं, ये पूरा टीचिंग का सिलेबस है। अभी और देखना मैं क्यों सब दिखा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रिसर्च के बारे में, रिसर्च एप्टीट्यूड दिया हुआ है। ये जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। रिसर्च है, कॉम्प्रिहेंशन है, इसके रिसर्च पेपर को इसका जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है ये। फिर मेथड्स होते हैं, एम्पिरिकल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, ठीक है। और इसके बाद है स्टेप्स इन रिसर्च, थीसिस कैसे लिखते हैं, आपको यही चीज आगे करनी है। एप्लीकेशन इन आईसीटी रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी टॉपिक आता है, बहुत ऐसा है कि आपकी थाली में रखा हुआ है, बस आपको उठा के खाना है। कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन के बारे में है लिखा हुआ है। सारी जो चीजें हैं उनको अच्छे से करो। मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी दी हुई है, ठीक है। अभी अभी मैं बताऊंगा कि मैं इतनी स्पीड में इसको क्यों कर रहा हूँ, बस देखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी वाले हैं, इन्वायरमेंट इनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। हायर एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या कहा है यहाँ पर कि एक जो सब्जेक्ट है, एक जो है, एक कोई भी यूनिट, उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से थोड़ा सा क्वेश्चन वो है ना, वो थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन, यानी कि 6 7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इतनी चीजें आपको पता लग गई। अब इसके बाद देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ सेग्रीगेशन किया है पूरे सिलेबस का, किस तरीके से। देखो सिलेबस को समझिए कि 10 यूनिट आती है। अब 10 यूनिट में जो है, मैंने बताया था आपको कि कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो आपकी स्ट्रांग होंगी, कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो वीक होंगी, ठीक है। हर किसी का होता है, तो पहले अपनी स्ट्रांग यूनिट को और अपनी वीक यूनिट को अलग अलग करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो वीक यूनिट है उनको छोड़ देना है, उनको भी एक एवरेज लेवल तक, एक मिनिमम लेवल तक, यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 1 2 क्वेश्चन तो आप सही कर पाओ, इतना तो कर सकते हैं। कि पूरी यूनिट पढ़ी है तो उसमें से 1 2 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, या इतना तो पढ़ सकते हैं, है ना। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं,
यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक और उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके ये यूनिट जो सेग्रीगेशन है ये किया हुआ है, जिनकी जो मैथ्स है वो वीक है, मैथ्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें वीक है उनकी, है ना। तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक पैसेज आपको दिया होता है, कुछ नहीं करना है इसके लिए, कोई अलग से स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, बस जो 4-5 सालों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे गए हैं उनको पढ़ो। उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले मैं कहूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को खत्म कर दो। उसके 4-5 सालों के जो मैं टेलीग्राम चैनल पे सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आए हुए हैं 4-5 सालों के, उनके क्वेश्चन और उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दे दूंगा, वहां से उनको सॉल्व करो। सबसे पहले इसको खत्म कर दो। यहाँ से 5 नंबर हमेशा आते हैं, 5 नंबर अपने यहाँ से पक्के करो, ठीक है। 5 नंबर हमारे यहाँ से मिलेंगे हमें, ठीक है। 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में देखो क्या होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ जो ऐसा पोर्शन है, कुछ पोर्शन जो हमारे ज्योग्राफी में स्टेटिस्टिकल डाटा का क्वेश्चन है ना, जो कार्टोग्राफी टेक्निक्स का है, स्टेटिस्टिकल यानी सांख्यिकी, सांख्यिकी से जैसे उसमें सैंपल है, सैंपलिंग के बारे में दिया हुआ है, मीन मीडियन मोड के बारे में, ठीक है, टेस्ट के बारे में, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो ज्योग्राफी वालों को इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें फायदा मिलने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको समझ में नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है, और बिना पढ़े तो आपको नंबर नहीं मिलेगा ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 5 नंबर यहाँ, 5 क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम आते जाते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस है, और बिल्कुल क्वेश्चन जो है बहुत इजी लेवल के पूछे जाते हैं। मैं कल आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी, कौन सबसे एंशिएंट टाइम की यूनिवर्सिटी है ना, और कौन जो है वो सबसे अभी नवीनतम यूनिवर्सिटी बनी है, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जो भारत में जो आप देखेंगे कितनी टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, टॉप रैंकिंग की कौन है, ये सारी तो बेसिक बातें हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और ये सारी जो बातें हैं मैंने आपको भी बताई, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, कितनी टोटल यूनिवर्सिटी हो गई है, ये हर साल एक NIRF रैंकिंग निकाली जाती है, उसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं। और इसके अलावा आप क्या करें, कोई भी एक राष्ट्रीय संस्करण का अखबार पढ़ लो रोज, उसमें सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। उसमें क्या पढ़ना है, अगर हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, कोई पॉलिसी बनी है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो। अगर इन्वायरमेंट का आपका सिलेबस में, तो एक क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट में अगर न्यू अगर आ गया करंट से रिलेटेड, तो वहां से आपको बन जाएगा। और इसको भी नहीं करना चाहते तो अभी मैं बताता हूँ, रुको देखो, ठीक है। तो हायर एजुकेशन का आपको समझ में आ गया कि जो बिल्कुल कन्फाइंड सिलेबस है, जितना दिया है वहीं से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद है इन्वायरमेंट, ये इजी टॉपिक है, ये इजी टॉपिक है, इनमें कोई, इसमें तीर नहीं मारना है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इन्वायरमेंट के बारे में आपको नॉलेज है। इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। इन्वायरमेंट में पढ़ना क्या है, इन्वायरमेंट में जो मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सारे ये गोल्स को, जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन, ये सारी चीज तो नॉर्मल आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़नी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, है ना। और इसके बाद जो एनर्जी है, आपने इंडियन ज्योग्राफी में जब एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर जो पावर प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं, सोलर जो पावर प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, वाटर विंड जो पावर प्लांट है, ठीक है, सॉइल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सारे पावर प्लांट माजिद हुसैन में बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। एक पेज में एक एक मैप में ये सारा काम हो जाएगा। एक मैप में बना लो कि ये जियोथर्मल एनर्जी यहाँ यहाँ पर मिलती है, कौन सबसे आगे, कौन सबसे पीछे है, कौन सबसे पहले बना था, कौन अब बाद में रिसेंट अभी बन रहा है, ठीक है, कौन हमारी भारत की जो टेक्नोलॉजी उस पर आधारित है, कौन बाहर की टेक्नोलॉजी पर, बस बात खत्म। न्यूक्लियर एनर्जी पे कितने, कहाँ कहाँ पर कौन कौन, एक एक मैप बनाओ इनका, सब खत्म करो, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता ही तो हूँ। और इसके बाद जो एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन एक्ट्स बनाए गए हैं कुछ, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, दोनों को ही कर लो। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये रियो समिट, कन्वेंशन ऑफ CBD, बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, सारे तो हम पढ़ते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, तो नई बात तो है नहीं कोई सी भी। तो इनको अगर हम जब पढ़ते हैं तो इसमें घबराने वाली क्या बात होती है, इसका मतलब इजी लेवल है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो हम इन्वायरमेंट को हम कर सकते हैं प्रिपेयर। इन्वायरमेंट को क्या है, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ICT। तो ICT दोस्तों को बहुत बड़ी बात नहीं है, ICT को प्रिपेयर करना है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको चीजें तैयारी करनी है। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो अभी देख लेते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो ये है ICT। ICT के बेसिक यहाँ पे एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का मतलब है जो जो जैसे यूपीएस की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, यूपीएस की, CPU की, ऐसे ऐसे चीजें आपसे पूछी जाती हैं।
तो बेसिक इंटरनेट के बारे में, बेसिक जो एब्रिविएशन है वो आपको बारे में पता होना चाहिए, ईमेल्स के बारे में आपको बस बेसिक बेसिक बातें पता हो, और कैसे उनका हायर एजुकेशन में इंपॉर्टेंस है, बस इतनी सी बातें अगर आपको पता है तो मेरे हिसाब से ये यूनिट जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिनको मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन से भय लगता है, ठीक है, डर लगता है उनको। और इसके बाद जो है वो इजी यूनिट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इजी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए टफ हो सकती है। इन इस वाली यूनिट को, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेरे हिसाब से कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आ सकती है, कुछ लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग यहाँ जा सकती है। तो मेरे हिसाब से देखो, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना है और सवाल को सॉल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछते हैं। तो नंबर सीरीज में क्या करना है आपको, कुछ उसके लिए बहुत भारी भरकम नंबर सीरीज यहाँ पे नहीं पूछी जाती। आपको बस क्या करना है, नंबर देखना है, इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है, या प्लस में है या माइनस में है, या मल्टीप्लाई करके कोई गैप आ रहा है, या फिर ब्लड रिलेशन का सवाल है तो ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा वहीं पर डायग्राम बना दो, ये इसके उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए उसने ऐसा कहा, इसने कहा। ब्लड रिलेशन बहुत इजी सवाल है, ठीक है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो मेरे हिसाब से तो आप जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इजी हो सकती है, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसमें पढ़ने की जरूरत है, बस ये इजी हो जाएगी। और जिनके लिए लॉजिकल रीजनिंग इजी नहीं होगी उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड इजी होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, देखो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से आरसी से मिलेंगे, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिलेंगे। और बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल है ना दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसे आपके थाली में रखे हुए हैं, बस उठा के और खा लो। बहुत इजी लेवल का, बहुत 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 इजी लेवल का, बच्चा भी इनको सॉल्व कर देगा, इतना इजी लेवल का कॉम्प्रिहेंशन आता है। 6 क्वेश्चन मिनिमम रिसर्च एप्टीट्यूड से आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से हायर एजुकेशन से आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक आध क्वेश्चन आपको कहाँ से, जो करंट में न्यूज है उससे रिलेटेड मिलेगा, और वो भी एनआईआरएफ की रैंकिंग में आपको दिख जाएगा कि नई यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है, किसको फर्स्ट रैंक मिला है, किसको लास्ट रैंक मिला है, टॉप 10 में कौन आई है, सब उसमें मिल जाएगा आपको। ऐसे ही इन्वायरमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक आध जो है वो करंट अफेयर से मिलेगा। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर की मैगजीन उठा के ले आओ, करंट अफेयर से मिलेगा वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, और उसको छोड़ भी दोगे कोई बड़ी बात नहीं, 2 क्वेश्चन तो आएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। बस एक एक क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जो कि करंट अफेयर वाला है, कोई वो बहुत घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप उसके लिए पूरी मैगजीन इकट्ठा करो 5-6 महीने की, उनको पढ़ो, याद करो, फिर भी कोई डिफाइन नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आ जाएगा। जो डिफाइंड है, जो बिल्कुल पुख्ता है, जो आ सकता है, उसको प्रिपेयर करो। आईसीटी से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और लगभग 5 वही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब वो लोग जिनकी मैथमेटिकल डाटा इंटरप्रिटेशन और जो मैथ्स है, कम्युनिकेशन है, वो जिनका स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अब उनके लिए क्या है। अब देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, तो मान लो आपको नहीं आता, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करा, पांचों के पांचों पे तुक्का मार दिया, 5 आएंगे, पांचों पे आपने तुक्का मार दिया, हमने देखा, तो एक तो सही होगा ना। अगर आप पांचों में से सबका आंसर 3 लगा दोगे, सबका आंसर 3 लगा दो, कोई एक तो सही होगा, किसी ना किसी का तो 3 होगा, किसी को, और हो सकता है कि अगर एक नहीं 2 के 3 हो गए, तो आपका अगर एक सही होगा, तो अगर आपके 5 में से अगर तुक्का एक पे लग गया कि आपके तीसरे नंबर का ऑप्शन था सही, तो आपको 2 नंबर मिल गए फ्री के, मिल गए नहीं मिल गए। और वहीं अगर आपका तुक्का बिल्कुल और भी ज्यादा स्ट्रांग लग गया, आपकी किस्मत और भी ज्यादा अच्छी है, तो आपके 2 नंबर बिल्कुल फ्री के मिल गए, यानी कि 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल गए तुक्के से। और मैथ्स के मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है, ठीक है। मैथ्स में अगर आप देखो बिल्कुल निल हो, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर आप बिल्कुल निल है और आपको कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करें, यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ना, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये कर लो। ये मैथ्स अगर जिसको नहीं भी आती है, तो लॉजिकल रीजनिंग जिसकी अच्छी है ना, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है कि सोच करके, तर्क करके उनका आंसर दे देना, उसके लिए बहुत ज्यादा भारी भरकम फॉर्मूला की जरूरत है ही नहीं। बाकी जो मैथमेटिकल जो पोर्शन है, इसको छोड़ दो, नहीं आता है तो नहीं भी आ रहा, बिल्कुल ये लास्ट की कंडीशन है। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि जो प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ठीक है, एवरेज है, इनको बेसिक बेसिक जो चीजें कर लो, और नहीं आता तो छोड़ दो बिल्कुल। अगर आपने इस मुद्रा में अगर आप आ गए कि नहीं हम तो करेंगे नहीं, मैथ को छुएंगे नहीं, तो हाँ मत छुओ, आप कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो, आपकी आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। देखो कैसे होंगी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने सारे 5-5 क्वेश्चन आए हैं जिस यूनिट से, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का भी मैंने बताया, और डाटा इंटरप्रिटेशन में आपने 5 पे तुक्का मारा, पांचों पे 5 पे तुक्का मारा, तीसरा ऑप्शन लगा दिया, और तीसरे ऑप्शन में मान लो एक तो होगा ही होगा, ये तो श्योर है कि एक ना एक तो होगा तीसरे ऑप्शन पे।
एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका सही होगा ही होगा, 2 नंबर तो आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। यानी कि आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से सही होना ही होना है, और हो सकता है कि 2 भी हो जाए, हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है कि 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। अगर आपकी तुक्का मारने की क्षमता अच्छी है तो आपके 2 नहीं 3 नंबर के 3 ऑप्शन। और ये कब आएगा, देखो कब आपको पता लगेगा कि दो दूसरे नंबर का ऑप्शन को लगाना है कि तीसरे को। इसके लिए क्या काम करो, अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई इस बात को आपको बताएगा नहीं। कैसे, जितने भी डाटा इंटरप्रिटेशन के अभी तक क्वेश्चन हुए हैं, अगर आपको नहीं करना है तो एक दूसरा मेथड, दूसरा तरीका जो है ना, टेढ़ा वाला रास्ता, वो वाला रास्ता बता रहा हूँ। क्या करो, जितने डाटा इंटरप्रिटेशन के अभी तक पेपर हुए हैं उन सभी के आंसर देखो कि ऑप्शन कौन सा वाला रह रहा है, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, हाँ यही मिलेगा आपको आंसर। आपको हमेशा दूसरा या फिर तीसरा मिलेगा। देखो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, दूसरे की या तीसरे की है, तो एग्जाम में वही लगा के आ जाओ, सारे पे 3-3 लगा दो, कम से कम 1 या 2 तो होंगे ना। और मान लो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, मान लो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए, और मैथ्स में भी आपने वही सवाल वही मेथड आपने अपनाया, आपने सारे पे तीसरा ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन लगा दिया, और यहाँ से भी मान लो कि आपके 1 या 2 ऑप्शन सही हो गए, एक तो होगा ही होगा, श्योर है, एक तो होगा ही होगा, और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना आपने कर दिया। वही चीज हमने, अब हम क्या करें, अब देखो ये तो है मैथ्स वाला, ये तो हमारे समझ में आने वाला नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें बिल्कुल तुक्का मार दो। तो सब पे हमने 2 या 3 लगा दो, 1 या 2 प्रोबेबिलिटी से हमारा सही हो जाएगा, है ना, एक तो हो गई होगा। अब कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, या फिर जिनका टीचिंग एप्टीट्यूड सही ना, उनका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होगा, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा नहीं तो उनका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होगा, है ना। तो इसको समझना कि इन दोनों को क्या है, थोड़ा पढ़ के जाओ, इनको सिलेबस को पढ़ के जाओ, छोड़ के मत जाओ। सिलेबस को क्या करना है, पूरा पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना। तो इससे क्या होगा कि आपके 5 में से 2 क्वेश्चन तो सही होंगे। इतना मुझे बताओ, आपको नहीं भी समझ में आती है पूरी यूनिट, 2 क्वेश्चन तो आएंगे। अगर आपकी एवरेज लेवल की भी आपको समझ में आ गई बातें, मैं क्वेश्चन आपको कल दिखाऊंगा, बहुत भारी भरकम सवाल नहीं आते हैं, एवरेज लेवल के सवाल आते हैं। आपके कम से कम 2 सवाल तो सही होंगे ना, यहाँ से भी 2 होंगे, यहाँ से भी 2 होंगे, कम से कम 2 सवाल तो सही होंगे। और अगर आपने पढ़ा है ना दोस्तों, तो इससे ज्यादा ही सही होंगे, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इसको एक बार मैं रफ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या क्या चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ से चीजें इतना ये है, कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो अब देखना अब आपको क्या क्या चीजें कितने अच्छे तरीके से समझ में आएगी आगे। इसको एक बार खाका समझ लो। 5 क्वेश्चन आरसी से आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 6 क्वेश्चन, रिसर्च से, हायर एजुकेशन से 5, एनवायरमेंट से 5, और आईसीटी से 4 से 5, और लॉजिकल रीजनिंग से भी लगभग 5। डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 आते हैं, आपने 1 या 2 सही कर सकते हो, आप तुक्का मार करके, कुछ भी करना ही नहीं। जब मैथ्स में आप 1-2 क्वेश्चन तुक्का मार के सही कर सकते हो। कम्युनिकेशन को थोड़ा सा पढ़ो और सही कर दो। इसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा पढ़ो, दोनों का पूरा सिलेबस पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। हो सकता है कि आप जो छोड़ो उसी से बिल्कुल इजी लेवल का सवाल आ जाए, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है, तो इससे भी आप लगभग 2 सवाल सही कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद देखो, जो मैंने कैलकुलेशन की थी उस पर चलते हैं। अब जो मैंने कैलकुलेशन की थी उस पर चलते हैं। तो अभी तक हमने देखो हमने क्या किया था, हमने कट ऑफ के बारे में देखा था। कट ऑफ देख करके हमें क्या पता लगा, हमें देख के पता लगा कि जनरल की देखो 70% तक हाईएस्ट जाएगी कट ऑफ। हाईएस्ट अगर चली जाएगी तो 70% चली जाएगी। इसका मतलब है कि आपको 105 क्वेश्चन सही करने हैं। और ये जेआरएफ की है, ये जेआरएफ की है, इससे कम में भी आपका नेट हो जाएगा, लेकिन हमें तो जेआरएफ चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए। ठीक है, इससे कम में आपका नेट हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट आज तक गई नहीं है 70%। लेकिन मैंने अज्यूम क्या है कि कितना चली जाएगी, 70% चली जाएगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो इसमें आपको 105 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आपको 105 क्वेश्चन सही करने हैं, और आप अगर मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, तो आप 75 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन अपने पेपर अपने सब्जेक्ट में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आसानी से मैंने जब मैं क्या 80 भी हो सकते हैं क्वेश्चन सही, 80 क्वेश्चन तक। 80 क्वेश्चन हमारे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, हमारे जो नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, और जो मेरा पेड ग्रुप है, मैं 80 क्वेश्चन का उसमें दावा कर रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें से आएंगे। क्योंकि देखो कुछ ऐसे जो डायरेक्ट फंसते हैं, कुछ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है जो उस प्रायर नॉलेज में से निकल करके आता है, तो उतना आप कर सकते हो। 75 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 75 कर दिए तो कितने बचे 105 में, अब बचे कितने 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे, तो 30 क्वेश्चन हमने क्या देखा था, तो हमने यहाँ पर देखा था कितना, अभी दोस्तों ये देखो, इसको हम इधर करते हैं ताकि इसको स्क्रॉल करने में आसानी हो। तो हमने क्या देखा था, तो यहाँ पे हमने देखा था 30 क्वेश्चन करने ना, 30 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन अगर आरसी में से हुए, अगर हमने मान लो 4 भी करे सही, हमारा एक क्वेश्चन हमने फिर भी मान लिया कि गलत दिया, हम इतने ज्यादा लिबरल है, हमने मान लिया कि हमारा एक क्वेश्चन 5 में से फिर भी आरसी में से एक गलत हो गया, 4 बचे।
रिसर्च एप्टीट्यूड में से हमने माना कि हमारा 6 क्वेश्चन आए, हमारे 4 क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, हायर एजुकेशन से माना हमने एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर का था हमसे नहीं हुआ सॉल्व, हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, तो हमारे 4 क्वेश्चन बाकी जो ट्रेडिशनल थे वो सॉल्व हो गए। ऐसे ही इन्वायरमेंट में से हमारे से 5 क्वेश्चन में से 4 सॉल्व हो गए, एक गलत हो गया करंट अफेयर का। आईसीटी में से भी हमारे से एक क्वेश्चन गलत हो गया, 4 से 5 में से हमारे पास 4 क्वेश्चन सही हुए, है ना, या फिर हमारे 3 क्वेश्चन सही हुए, 3 या फिर 4 हमारे सही हो गए। ठीक है, कितने, 3। और ये तब होगा दोस्तों जब आप पढ़ोगे अच्छे से, सिलेबस को तो पढ़ना पड़ेगा। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 4 क्वेश्चन हम मानते हैं कि यहाँ से हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए बताओ, 4, सारे कम 4, 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 चौको 16, 16 4 पंजे 20 और 3 23 से, और या फिर 24, 23 24 क्वेश्चन जब यहाँ से हो गए हैं दोस्तों, तो मेरे को एक बात बताओ कि जो मैंने यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन में तुक्का मारे थे, 2 क्वेश्चन तो बड़े हैं ना, 23 में अगर हम 2 भी और बढ़ाएं तो कितने हो गए, 25 हो गए। मैथ्स में हमारा तुक्का मार करके एक भी अगर बढ़ा है, आपका तुक्का अगर बहुत अच्छा है ना, तो दोनों में आपने अगर 4 4 2 2 क्वेश्चन सही कर दिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी मैथ्स में भी, कितने हो गए, 4 क्वेश्चन सही हो गए। 23 क्वेश्चन आपने यहाँ कर दिए हैं, और वो भी मिनिमम एक एक क्वेश्चन की हम छूट दे रहे हैं कि गलत हो जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और तुक्का अगर आपका अच्छा है तो 23 + 4 कितने हो गए, 23 + 4 कितने हो गए, ये हो गए 27, 27 हो गए, चाहिए कितने, 30, 30 चाहिए ना, अभी तो कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड बचा है, तो एक क्वेश्चन तो कर पाओगे यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन तो कर पाओगे यहाँ से। तो 2 क्वेश्चन मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने कर लिए, एक क्वेश्चन मान लो आपने इसमें कर लिया कम्युनिकेशन में, 5 में से 2 करना कोई बड़ी बात है, 5 में से 1 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात है, नहीं है बड़ी बात। कितने हो गए टोटल, ये 31, ये तो 31 क्वेश्चन हो गए। हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 30। समझ में आई कुछ बात, इससे जो है तैयारी करना आसान है, इस तरीके से कैलकुलेशन करो। जब तक आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी दोस्तों, तो आप जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और स्टूडेंट्स इसीलिए मात खा जाते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन करके नहीं चलते हैं। कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमें इतने कैलकुलेशन, इतने सवाल लाने हैं, इतने पढ़ना है, और इतने पोर्शन में से इतनी चीजों को बाहर निकालना है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मेरा दावा है कि आप अच्छे से अपना जेआरएफ ले सकते हैं। अब यही चीज हम थोड़ा दूसरी कैटेगरी पे देखते हैं। ठीक है, हम दूसरी कैटेगरी में देखते हैं इस चीज को कैसे करके, तो चलिए ये आगे। हमने अब देखो समझ में आ गया कितना, 75 क्वेश्चन है, 75 अपने सब्जेक्ट में से कर लो, अच्छे से पढ़ो। और कैसे पढ़ना है जो मैं आपको डायरेक्शन देते रहता हूँ, अभी आपने देखा होगा मैंने कल वीडियो डाला था अपने थॉट पर के, किस तरीके से थॉट को अच्छा से अच्छा प्रेफर करो। अब आप उससे बाहर कुछ पढ़ोगे जो सिलेबस में नहीं है, जो और नहीं आना है प्रीवियस ईयर में देख करके, तो कैसे आपका काम बनेगा। और जो लोग जेआरएफ ले रहे हैं वो यही काम करते हैं, प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं, तब जाके उनके अच्छे से अच्छा परफॉर्म हो पाता है। और 30 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि किस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ गई बात। अब ओबीसी वाले क्या करेंगे, उनको 66% हमारा मैक्सिमम गया था, है ना, 66% जो है उनकी मैक्सिमम कट ऑफ गई थी, जिसका मतलब होता है आपको 99 क्वेश्चन सही करने हैं। 99 क्वेश्चन में देखो आप जो है अपने सब्जेक्ट से 70%, 70 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। मैं तो 80 बोल रहा हूँ, 70 आपने करे हैं, चलो 70 अगर आपने करे हैं तो 29 क्वेश्चन के आप नहीं कर सकते हो, जो मैंने अभी सारी ओवरऑल आपको स्ट्रेटेजी बताई है। 4 क्वेश्चन अपने 4 क्वेश्चन यहाँ से करो, 4 क्वेश्चन दूसरे यूनिट से, 4 क्वेश्चन तीसरे यूनिट से, हायर एजुकेशन आईसीटी 4 4 करके आप 29 क्वेश्चन निकाल दो, हो गया आपका जेआरएफ। और ये जेआरएफ और ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इतना कट ऑफ जाने वाली नहीं है, इतना कट ऑफ जाने वाली नहीं है, मैक्सिमम कट ऑफ है। वही एससी की कट ऑफ मैक्सिमम आज तक जो गई है वो 63% गई है, इतना कभी अब जाएगी भी नहीं, इससे कम ही जाएगी इस बार। करने कितने क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन करने हैं। पेपर 1 में कितने कितने करने हैं, तो 29 क्वेश्चन। कैसे करोगे वो आपको बता दिया। पेपर 2 में 65 क्वेश्चन, इतने कम क्वेश्चन 65 क्वेश्चन, ये तो कोई हंसते खेलते कर देगा। 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके करवा दूंगा मैं आपको, 40 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 30 ऐसे जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं, 10 ऐसे जो इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। तो फिर कोई बड़ी बात है, अगर आप 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके कर पा रहे हो, तो क्या 20 30 क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत नहीं है, 20 30 तो पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, इतना। अगर जेआरएफ चाहिए 35,000 रुपये पर मंथ, 40,000 रुपये पर मंथ चाहिए, इतना नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। वहीं अगर एसटी को अगर हम देखें तो 60% यानी 90 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप पेपर 1 में 28 क्वेश्चन कर लो और पेपर 2 में 62 क्वेश्चन कर लो, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। सिलेबस को एक एक वर्ड उसका अच्छे से पढ़ो। अब कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में जब भी लाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है देखो उनको एनालाइज कैसे करो। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे 62 क्वेश्चन कुल करने हैं, 62 क्वेश्चन अपने जो सब्जेक्ट है उसमें, और जो पेपर 1 है उसमें 28 क्वेश्चन कुल करने हैं।
मेरे हिसाब से तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है इतने क्वेश्चन करना। बस आपकी जो टारगेटेड स्टडी है वो अभी तक नहीं हुई थी, जो मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया है कि आपकी टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो एससी के हिसाब से इनकी भी जो है कट ऑफ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वही आप क्या करें, उतने ही 90 93 99 का क्वेश्चन जो सॉरी ओबीसी के लगभग इनकी कट ऑफ रही है, मैंने यहाँ पे एससी लिख दिया है, तो ओबीसी की लगभग इनकी कट ऑफ रही है, तो वही आप टारगेट अपनी स्टडी बना करके चलें। आई होप कि आपको ये पूरा जो डिस्कशन है अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसका पूरा भरपूर लाभ मिला होगा। ठीक है, आपको सारा जो मैंने डिस्कशन किया है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा इसमें सोचना पड़ता है, चिंतन मनन गहन अध्ययन करना होता है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसी लगी है वीडियो, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी है जो इससे भी बेहतर है तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके आप मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं आपको यूट्यूब इस स्टोरी को आपकी इस स्ट्रेटेजी को यूट्यूब पर लाऊंगा और यूट्यूब पर शेयर करूंगा। अगर आपके पास इससे भी कोई बेहतर स्ट्रेटेजी है तो मेरे नजरिए में, मेरे मायने में ये मेरे लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसे शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। आप समझ सकते हैं कि सारा चीजों को सोचना, लिखना, इकट्ठा करना, ये कट ऑफ है, ये एक जगह आपको मिलेगी भी नहीं, आप ढूंढेंगे तो, है ना। तो आपको आई होप कि आपको पूरा खाका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टारगेटेड स्टडी होती है, किस तरीके से आपको पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस को अच्छे से पढ़ करके आप नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे है ना, 20 क्वेश्चन आप अगर तुक्का भी मारोगे, 10 यूनिट है, दो दो यूनिट, दो दो अगर हर किसी में करते जाओगे, दो दो क्वेश्चन, एक यूनिट में दो तुक्के लग गए, एक यूनिट में दो तुक्के लगे, 20 क्वेश्चन वैसे हो गए, तो 10 क्वेश्चन क्या पढ़ के नहीं कर सकते हैं? 10 क्वेश्चन के लिए तो पढ़ सकते हैं ना, तो बस इजी है। तो इतना हम कर सकते हैं। और आप सभी का जेआरएफ होगा, नेट की मत सोचो, जेआरएफ की सोचो, बहुत अच्छे से होगा, बहुत धूमधाम होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।